या वैसे कर सकते हैं। ओके, आई कुड नॉट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू जी। तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में आज समझना है। लिटरेरी एसेस के बारे में हम बात करेंगे, हम बहुत सी दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स के बारे में बात की। हमने जो है देखने की कोशिश की कि क्या होते हैं एग्जाम्पल, जो पैराग्राफ हैं वो क्या होते हैं। लेकिन क्या ये दोनों के दोनों टाइप के जो पैराग्राफ हैं, क्या ये काफ़ी होते हैं, या हमें जो है वो इनसे भी आगे जाना होता है। आज के सेशन में हम उन तमाम डिटेल्स को न सिर्फ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि सेशन के एंड पर जो है हम इस तरह का पेपर जो हमारे सामने आएगा, हम इसको अटेम्प्ट कर सकें। ये बेसिकली पेपर है 1978 का, सीएसएस का पेपर है जो कि आपके सामने है। 1978 के सीएसएस के इस पेपर में अगर आप गौर से देखें तो आपको एक चीज जो है वो देखने को मिलेगी, और वो ये है कि यहाँ पे लिटरेरी एसेज जो है वो उसकी भरमार है। भरमार से मुराद ये है कि हमारे लिए ये वाला एसे जो है वो ये टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है सीएसएस के प्रीवियस पेपर्स पर। हमारे पास competitive एग्जाम्स में ये आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। सो आज की डिस्कशन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ना सिर्फ इसको समझ सकें कि ये वाला हमारे पास जो है वो क्या होता है, लिटरेरी एसेस के बारे में चीजें समझ सकें, बल्कि इस काबिल भी हो सकें कि हम इस तरह के जब भी हमारे पास पेपर में लिटरेरी एसेस आए तो हम उनको कवर अप कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, लिटरेरी एसेस जो है वो इनको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं। आपने देखा कि मैंने ये बुक आपके साथ शेयर की, इसमें आज अब एक टॉपिक आपके सामने है और वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ। इससे पहले कि हम डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जरा एक नजर डाल दें कि डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ हमें यूज कहाँ कहाँ करने हैं। लिटरेरी एसेस के लिए कौन से यूज करेंगे, आर्गुमेंटेटिव के लिए कौन से यूज करेंगे, बाकी सब चीजें कहाँ पे यूज करेंगे। इसको समझने से पहले हम एक फाइल पे चलते हैं। वर्ड की इस फाइल में मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए नोट डाउन की हैं, ये मैं लेक्चर के एंड पर जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। चलिए इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी, आप वैसे तो जूम इन भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आसानी से इसको जो है वो हम बड़ा करते हैं जी। और ये हो गया जी 14 कर देते हैं जी। अब हम इसको पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ ये होते क्या हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। बुक विल बी शेयर विद यू इंशाल्लाह, एकेडमिक राइटिंग जो है वो उसके नाम से। डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ, जब मैंने डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ की बात की, एक चीज तो समझ में आ गई कि सीएसएस पीएमएस के पेपर में हमारे पास हम या तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या हमारे पास प्रोसेस पैराग्राफ है। ये होते क्या है, इनके बारे में डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि हम इनको किस तरह के एसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर यूज किए जा सकते हैं। इससे पहले जो लास्ट टाइम आपने देखे थे वो एक्सप्लेनेशन को देखा था। आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन वाले पैराग्राफ्स जो हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें आपने अ स्टिच इन टाइम सेव्स लाइन को देखा था। आपने एग्जाम्पल वाले पैराग्राफ्स को भी समझ लिया था, वो भी आपको पता है, जिसमें हमने ग्रेड को देखा था। अब आपको ये भी पता चल गया वो कहाँ पे इस्तेमाल हुए। नहीं पता चला फिर भी हम उनको जो है वो दोबारा देख लेंगे। इस डिस्कशन में हमें ये समझना है कि हमें इनको यूज कहाँ कहाँ पे करना है। पहले हम डिस्क्रिप्टिव को पढ़ते हैं, फिर इनके बारे में यूज बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि सीएसएस पीएमएस में अगर टॉपिक ये आएगा तो ये यूज करना, अगर टॉपिक ये आया तो ये यूज करेंगे जी। मानो प्लीज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। Descriptive paragraph is used to describe a person, place, object, or event in detail. It uses sensory language and vivid imaginary to create a picture in the reader's mind. The purpose of a descriptive paragraph is to help the reader visualize what the writing is describing. For example, the थैंक यू beach सो was a मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, कंपेटिटिव एग्जाम्स में पहला पैसेज जो आप समझ सकते हैं वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को आप यूज करते हो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के बारे में। अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में आपने कुछ लिखना है, आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को यूज करोगे। याद रहे इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होता है,
उसका मेन आइडिया क्या होता है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, सीएसएस पीएमएस के पेपर के अंदर कितने पैराग्राफ होने चाहिए, उन पैराग्राफ्स के अंदर लाइनें कितनी होनी चाहिए, उस पैराग्राफ के अंदर टॉपिक, सेंटेंस और कंक्लूजन के दरमियान रेलिवेंस क्या होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम चीजों में हमने इन तमाम की तमाम चीजों को वन बाय वन जब देखा था, तो फिर हमने एक्सप्लेनेशन को और उसके बाद हमने एग्जाम्पल पैराग्राफ्स को देखा था। अब अगर हमें पेपर में किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करना है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, इवेंट की बात करनी है, तो हम किसको यूज करेंगे? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को। क्यों यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को? मान लीजिए मेरा एक बेहतरीन दोस्त है, उसका नाम एहसन है। अब मुझे बताएं, क्या ये मुमकिन है कि मैं एहसन को एक्सप्लेन कर सकूं? मैं बिल्कुल एहसन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं एहसन की डिस्क्रिप्शन बयान कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। अभी तक हमने सिर्फ एक चीज को समझा है, और वो ये समझा है कि ये पैराग्राफ्स होते क्या हैं। ये पैराग्राफ कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने के कुछ टूल्स होते हैं। ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास जो है दूध नहीं है तो आप चाय बना लें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप किसी भी चीज को, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, आपके पास पेचकस नहीं है, हो सकता है कि आप उसे किसी छुरी चाकू से जो है वो उसको टाइट कर दो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उसका अप्रोप्रिएट टूल होगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब भी कभी हमें पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या इवेंट को बताना है तो इसको यूज करना पड़ेगा। क्यों? ये सेंसरी लैंग्वेज देता है। सेंसरी लैंग्वेज, देखो मैं अभी आपसे कहता हूँ, एक बेहतरीन सुर्ख रंग का सेब, अब आपके जहन में एक पिक्चर जो है वो उभरती है। अब मैं ये कहता हूँ, एक बेहतरीन अच्छा इंसान, कोई ना कोई पिक्चर हमें आती है। ये हमें एक सेंसरी लैंग्वेज देते हैं, इमेजरी देती है, और एक पिक्चर क्रिएट होती है रीडर के माइंड में। और ये वजह क्या है, क्यों यूज करना है आपको भाई इसको जो है वो, ताकि आपका रीडर पढ़ते हुए विजुअलाइज करे जो चीजें आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जो चीजें आप बता रहे हो, आपका जो रीडर है वो उसको विजुअलाइज कर सके, उसको पता चल सके। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे पास जो है वो, हम पिछले पेपर्स में जो है वो जाते हैं। ये मेरे पास जो है वो 1978 के पेपर्स की फाइल है। अब मुझे बताओ जरा कि इनमें जो टॉपिक वन है, द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन पाकिस्तान, इसमें हम एक्सप्लेनेशन को यूज करेंगे या डिस्क्रिप्शन को यूज करेंगे? व्हाट डू यू फील? दो चीजें हैं ना, एक में आपको एक्सप्लेन करना है, एक में आपको जो है वो उसको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे इसमें। पहले वाला टॉपिक जो द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन पाकिस्तान, इसमें आप किस पे जाओगे? आपको चाहिए, कोई इवेंट है जिसकी डिटेल देनी है, कोई पर्सन है जिसकी डिटेल देनी है, व्हाट इट इज। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कैसे जा सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, ये जरा दोबारा देखिएगा, क्या आप जो है वो किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या इवेंट की बात कर रहे हैं? चलिए आसान कर लेते हैं। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताना है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताना है, तो आप जो है वो किस पे जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसकी एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव के बारे में हमें जरा चीजें ज्यादा ढंग से समझ में आ जाए। चलिए मानते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी प्लीज। The beach was beautiful, was a beautiful sight. The sand was soft and warm under my feet, and the waves crashed against the shore, making a soothing sound. The sun was setting, casting a golden glow over the entire scene, and seagulls flew overhead, their cries echoing in the distance. अब मुझे जरा बिल्कुल नहायत ईमानदारी से बताइएगा, जब मैंने ये लिखा द बीच वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, किस किस के जहन में कोई ना कोई बीच आ गया? जब मैंने लिखा द सैंड वॉज सॉफ्ट एंड वार्म अंडर माई फीट, आपने वो पिक्चर जहन में आई जिसमें जो है वो एक सैंड जो है और उसके ऊपर कोई चल रहा है और पाँव के नीचे रेत है, वेव्स क्रैश अगेंस्ट द शोर। अब आपने देखा कि आपके जहन में वो जो है वो लहरें आना शुरू हो गई, मेकिंग अ सूथिंग साउंड। अब आपने उस आवाज को, उस साउंड को सुनना शुरू कर दिया। क्लियर? जब मैंने कहा द सन वाज सेटिंग, आपके जहन में जो है वो आना शुरू हो गया कि सूरज कैसे जो है वो गरूब हो रहा था। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें जब आपने अपने एग्जामिनर के माइंड में पुट करनी है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। कहाँ पर इस्तेमाल होगा? किसी पर्सन की बात करनी है, मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी बताओगे, बताओगे he was a dedicated and hard working leader who starts his work at morning from dawn to dusk.
ही रिमेन्स बिजी फ्रॉम जॉन टू डस्ट। समझ गए? प्लेस के बारे में बताना है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। अब यहाँ पे क्या ये मैं एज्यूम कर लूं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में चीजें जो है वो क्लियर है? क्लियर है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में चीजें? सो जी, यहाँ तक क्लियर है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, ग्रेट होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। अब जो यहाँ से आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोसेस। तो सिर्फ शॉर्टली देख रहे हैं, आगे बुक में जाके हम जो है वो मजीद देखेंगे। जो प्रोसेस पैराग्राफ है, अब हमें ये समझना है कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। लेट्स रीड आउट द प्रोसेस पैराग्राफ। A process paragraph is used to explain how to do something or how something works. It breaks down a complex task or concept into a series of steps or stages. The purpose of a process paragraph is to help the reader understand how to complete the task or how a process works. देखिए, जैसे हमें जो है वो अपने पेपर में जब टेंस प्रूव करना होता है ना, मुझे ये बताना होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक खुशहाल कंट्री बन सकता है, पाकिस्तान कैन बिकम अ प्रॉस्परस स्टेट, मुझे प्रोसेस पैराग्राफ का यूज करना पड़ेगा। मुझे जब ये बताना होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक इफेक्टिव टूल बन सकता है, मुझे इसके ऊपर बात करनी होगी। मुझे जब अपने पैराग्राफ में एक प्रोसेस का बताना है कि वो कैसे कंप्लीट होता है। लेकिन ये प्रोसेस पैराग्राफ होता क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं जी, प्लीज माने। To make a cup of coffee, first gather your materials. You will need a coffee maker, coffee grounds, and water. Next, fill the coffee maker with the appropriate amount of water and coffee grounds. Turn the coffee maker on and wait for it to finish brewing. Finally, pour the coffee into a mug and enjoy. ये हमारे पास था एक आसान सा प्रोसेस। हमें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर हमने दहशतगर्दी से बात करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी नेशन को ऑन बोर्ड लेना होगा, आर्मी को ऑन बोर्ड लेना होगा, इदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा, करप्शन को खत्म करना होगा, फिर हो सकेगा। प्रोसेस पैराग्राफ अमूमन एक ऐसे स्टेप ऐसे ऐसे को सॉल्व करने के लिए होते हैं जहाँ पे आपको किसी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है, ऐसी चीज जो मुस्तकबिल में होगी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा डिस्क्रिप्टिव और प्रोसेस पे हम बड़ी डिटेल में जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसरी सा जायजा ले रहे हैं अभी। डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब आपने हाईली इफेक्टिव एसेज लिखने हैं, सिर्फ इफेक्टिव नहीं, सीएसएस पीएमएस में जो आपने ऐसे लिखने होते हैं वो हाईली इफेक्टिव है। उससे पहले एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल पैराग्राफ जो आपने पहले कवर किया है, ये इस्तेमाल होते हैं जब आपने इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड करनी होती है, जब आपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना होता है। जो एक्सप्लेनेशन है, जो एग्जाम्पल है, ये दोनों के दोनों मुख्तलिफ कैटेगरीज में फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोकस्ड होते हैं इंफॉर्मेशन देने में। इनका काम कोई भी पिक्चर क्रिएट नहीं करना होता। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन, कि एक जो मुश्किल वक्त में लिया हुआ फैसला जो है वो बहुत मुश्किल औकात से बचा सकता है। एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल पैराग्राफ का मकसद सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। कोई आर्ग्यूमेंट आपने दिया, उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना मकसद है। जिस तरह से हमारे पास जो है वो किसी पर्सन के साथ मेरी मीटिंग होती है, मुझे ये बताना है कि ये पर्सन के साथ मीटिंग कैसी थी, एग्जाम्पल्स उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा। लेकिन दूसरे नंबर पे जब हमें किसी चीज के बारे में एक इमेजरी क्रिएट करनी है, हमें एक पिक्चर क्रिएट करनी है, हमें प्रोसेस को बताना है, फिर हमें डिस्क्रिप्टिव और प्रोसेस पैराग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा। ये हाईली इफेक्टिव टूल्स हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जब आप इस्तेमाल करते हो, आपका पढ़ने वाला विजुअलाइज करता है कि आप बताना क्या चाहते हो। प्रोसेस पैराग्राफ आपके रीडर को बताता है कि भाई आप किस तरह से जो है एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हो, किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो उसको लेके चलते हो। क्या मैं यहाँ पे इस चीज को एज्यूम कर लूं कि अभी हमें पता चल चुका है कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है, अभी हमें पता चल चुका है कि हमारे पास प्रोसेस पैराग्राफ क्या है, अभी हमें पता चल चुका है कि एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, अभी हमें पता चल चुका है कि डिस्क्रिप्टिव और प्रोसेस पैराग्राफ जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये चीजें क्लियर हैं? ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर? चैट बॉक्स में जरा बताइएगा ताकि हम यहाँ से आगे चल सकें। याद रखिए रखिएगा, सेशन के एंड में
आज आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, आपने डेफिनेटली कल भी एक आउटलाइन कंप्लीट की होगी। आज एक आउटलाइन है जो आपको कंप्लीट करनी है, जिसका टॉपिक कुछ यूं है, ठीक है। इसकी तीसरी स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। अटेंशन आपको ग्रैबर ऐड करना है, आपको ऐड करना है कि कहाँ कहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपकी है और आपके पास वो टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक हमने चूज किया है, आपको पता है कि हम ईयर वाइज पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 4, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, इसके बारे में। ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपके पास इनकम्प्लीट असाइनमेंट आउटलाइन भी मौजूद है। नीचे मैंने इसको कंप्लीट भी किया आपकी आसानी के लिए, कंप्लीट भी इसको कर दिया कि किस किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। और हम ये भी आज की डिस्कशन में सीखेंगे कि आपने लिटरेरी एसेस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ तक तो हमने चीजें समझ ली कि ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो हो गई। अब एक चीज जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाती है कि हमें लिटरेरी एसेस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। लिटरेरी एसेस को अटेम्प्ट करने का क्या कोई तरीके का, क्या कोई फॉर्मूला है। जो ऐसे मैंने आज आपके लिए चूज किया 1978 के सीएसएस के पेपर के अंदर जो आया हुआ, ये वाला ऐसे, क्योंकि अभी जो है वो एग्जामिनर का ट्रेंड तब्दील हो रहा है। एग्जामिनर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब क्या कर रहा है, अब आपको हर दफा कोई ना कोई लिटरेरी ऐसे जरूर दे रहा है। और अगर आप लिटरेरी ऐसे को शामिल नहीं करते हैं, अगर आप लिटरेरी ऐसे पे काम नहीं करते हैं, अगर आपको ये लिटरेरी ऐसे का काम नहीं करना आता और आप इग्नोर कर देते हैं कि चलें मेरे पास ये वाला ऐसे ना भी हो तो काम चल जाएगा, इट मीन्स कि आप अपने फ्यूचर को कंप्लीटली रिस्क पर पुट कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो आज ये स्टेप बाय स्टेप जो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिटरेरी ऐसे जो है वो एक लिटरेचर का लिया गया एक टेक्स्ट है। लिटरेचर अदब को कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अदब की दो किस्में होती हैं। अगर मैं कहूँ लिटरेचर होता क्या है, देखो, मैं यहाँ पे बैठा आपके सामने, मान लीजिए कि मैं अभी अफसुर्दा हूँ। मैं जब अफसुर्दा होऊंगा तो इट मीन्स कि मैं, क्या ये मुमकिन है मुझे बताइए, मैं सैड पोइट्री लिखूंगा या मैं हैप्पी पोइट्री लिखूंगा, ये मुझे बताइएगा जरा। इफ आई एम सैड, व्हाट सॉर्ट ऑफ पोइट्री आई एम गोइंग टू राइट? दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे बताइएगा, हम सैड लिखेंगे। इसी तरह से इफ आई एम हैप्पी, अगर मैं खुश हूँ तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा चांसेस है मैं एक जॉयस पोइम लिखूंगा, एक खुशी वाली लिखूंगा। अदब जिंदगी है, मैं जिंदा इंसान हूँ, मैं जिंदा था, मैं सैड हुआ, इंसान ही सैड होते हैं। कभी कोई कुर्सी, कभी कोई कलम, कोई टेबल कभी सैड नहीं हुआ। जब मैं सैड था मैंने सैड पोइट्री लिखी, जब मैं खुश था मैंने अच्छी नज़में लिखी, जब मैं सैड था मैंने ट्रेजिडी लिखी, मैंने अलमनाक दास्तानें लिखना शुरू कर दी, ट्रेजिडी जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा। जब मैं खुश था मैंने कॉमेडीज लिखना शुरू कर दी जिसको पढ़ के लोग हंसते हैं। सो लिटरेचर की पहले तो डेफिनेशन ये समझ लीजिएगा कि अदब आपकी जिंदगी है, लिटरेचर इज लाइफ। अब आपने जब भी इन चीजों को, लिटरेरी एसेस को अटेम्प्ट करना है, आपका सोर्स होना चाहिए लाइफ, आपका सोर्स होना चाहिए ह्यूमन बींग्स। आप जिस तरह से इंसानों से जुड़ी हुई चीजें जो है वो एसोसिएट करते हो ना, इंसानों से जुड़ी हुई चीजों को एक्सप्लोर करते हो, उसी तरह से जब आप लिटरेचर पे काम करते हो, लिटरेरी एसेस पे काम करते हो, आप उनके ऊपर काम करोगे। लिटरेरी एसेस में आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आपका एक टेक्स्ट होगा जिसको आपको एनालाइज करना होगा। जो भी आपको कोटेशन दी जाती है, जो भी आपको पॉइंट दिया जाता है, उसको आपने एनालाइज किया। बट प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो है वो एनालाइज करना जो है वो कैसे हमें आएगा, एनालाइज कैसे करेंगे। हमें एक टॉपिक आया, हमें तो यही नहीं पता कि हम अपने टेक्स्ट को एनालाइज कैसे करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं लिटरेरी एसेस के, एनालाइज करना, ब्रेनस्टॉर्म करना, थीसिस स्टेटमेंट, प्लान योर एसेस, राइटिंग। सो हमें तो यही नहीं पता कि पहले स्टेप पे आके हम जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि एनालाइज कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है। लिटरेरी ऐसे को एनालाइज करने का तरीकेकार ये है, ये यहाँ से हमारे पास शुरू होगा। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जब कभी पेपर में लिटरेरी ऐसे आएगा, कौन से वाले ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करना है। जी प्लीज मान लो। Analyzing a literary text involves examining the various elements of the text, such as the plot, characters, settings, themes, symbol, and literary devices, in order to gain a deeper understanding of the author's message and purpose. Here are some steps you can follow to analyze a literary text along with examples. Read the text carefully. Before you can analyze a text, you need to read it closely and attentively, paying attention to details and taking notes on any observations or questions that arise.
For example, थैंक यू let's सो say, मच। थैंक यू सो मच। एनालाइज करना किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को, मैंने जब लिटरेचर या लिटरेरी एसेस की बात बताई थी, मैंने कहा था ये ह्यूमन बीइंग से मुतालिक होगा। जो भी आपको कोट दी जाएगी उसके पीछे कोई ना कोई प्लॉट होगा, उसके पीछे कोई लिखने वाला करेक्टर होगा, उसने किसी सेटिंग में बैठ के लिखा होगा, उसका कोई ना कोई थीम होगा, उसका कोई ना कोई सिंबल होगा। ठीक है, उसका कोई ना कोई सिंबल होगा। अब हमें इन तमाम चीजों को समझना है। अब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल एक पढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि हम एक टेक्स्ट को एनालिसिस करें, एनालाइज करें। एग्जाम्पल क्या जी प्लीज। let us say you are reading Edgar Allan Poe short story, The Telltale Heart. As you read, you might note that narrator's obsessive behavior, the vivid description of the old man's eyes, and the repeated reference to the sound of a beating heart. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जब आपने कोई भी लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट करना होता है ना, आपको समझना है कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, प्लॉट क्या था, एनालाइज करना पड़ेगा कैरेक्टर्स को। इसके अलावा सेटिंग्स को देखना पड़ेगा, सेटिंग्स को देखना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे पास ये जो ऐसे है जिसमें ये जो एक कोट थी, ये पीबी शैले की, पर्सी बेसी शैले की ओ टू स्काईलॉक से ली गई है। अब ये हमें बताता है कि किस तरह से जो हमारा सैडेस्ट थॉट्स हैं वो कब आती हैं हमारे पास। ठीक है, लिटरेरी एसेस जो हैं ये थीम्स को, सिंबल्स को, मीनिंग्स को एक्सप्लोर करने का नाम है। आपके पास पोइट्री, नॉवल या प्लेस को समझने का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक एनालिसिस करोगे, एनालिसिस में उसके प्लॉट को समझने की कोशिश करोगे, फिर उससे रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करोगे कि आपको क्या क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको इसके अंदर प्लॉट पे बात करनी है, थीम के ऊपर बात करनी है, उन तमाम चीजों को देखोगे। फिर आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करनी है। ये थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्लियर, फोकस्ड और समराइज होनी, समरी कर होनी चाहिए पूरी की पूरी। ऐसे की ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। प्लान करना, ऐसे को लिखना, रिवाइज एंड एडिट करना। इसको अभी के लिए मैं ये चाहूंगा, अभी हम अपनी बुक की तरफ जाएंगे। अभी के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप इस फाइल को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लेक्चर के एंड पे। आप एक दफा इसे जरूर पढ़ें, और जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करेंगे लिटरेरी एसेस पर। और एक असाइनमेंट जो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ना चाहूंगा, वो ये एक इनकम्प्लीट आपके पास ऐसे की आउटलाइन है, इसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट भी नीचे बयान की गई है, लेकिन इनकम्प्लीट को मुकम्मल करने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी होगी। अब हम जो है वो मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर पे, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ को समझना है। डिस्क्रिप्टिव के बारे में बेसिक बेसिक डिटेल्स तो आप जो है वो देख चुके हैं, लेकिन अब हम जो है वो वाली डिटेल्स देखना चाहते हैं जो कि ज्यादा गहराई में है। जी प्लीज मानूर, अगर आप इसे देख सकें, डिस्क्राइबिंग पीपल। Describing people, places, and processes. A descriptive paragraph explains how someone or something looks or feels. A process paragraph explains how something is done. ओके जी, सो इफ यू आर डन विद दैट, अगर आपको ये पता चल चुका है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपके पास यूज होता है जब आपको ये बताना है कि कोई चीज, समवन और समथिंग लुक्स लाइक या फील है, और प्रोसेस ये बताएगी कि कौन सी कैसी चीज होगी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लिखने के जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो हैं क्या क्या। हमें एडजेक्टिव्स को यूज करना पड़ता है। सो एडजेक्टिव्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सी चीज कैसे दिखाई देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि आपको एडजेक्टिव का यूज करना है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लिखने के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सीएसएस पीएमएस के पेपर में कौन से ऐसे पेपर हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का यूज करना है। सो जी, आप बता सकते हैं ये फील कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, साउंड कैसी है, स्मेल कैसी है। जैसे उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि द सन इज सेटिंग। ठीक है, द वेव साउंड के बारे में बात की थी। अब जो है, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जहां पे आप बैठे हैं, आपको इसको डिस्क्राइब करना है दो लाइनों में सिर्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन अ कंफर्टेबल रूम, द टेम्परेचर इज रियली कोजी हियर। ये मेरा रूम हो सकता है। ठीक है, आप जो है वो जहां पे बैठे हैं इसको डिस्क्राइब करना है, इस प्लेस को डिस्क्राइब करना है। क्या दो लाइनों में डिस्क्राइब करके बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कितनी बड़ी है, कितनी कूल्ड है, कितनी वार्म है। याद रहे, आपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कोई चीज कैसे दिखाई देती है, कैसे फील होती है, ये बताना है। सो जी, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए जिसको आप अभी करेंगे। लेट्स सी कौन सबसे पहले इसको कंप्लीट करता है।
तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है जिस जगह पे आप बैठे हो। आई एम सिटिंग इन द रूम, वो तो ठीक है, आप रूम के अंदर हैं, लेकिन हमें कोई पिक्चर नहीं मिली इससे, जो है ना ही हमने कुछ फील किया कि आप जो है जिस रूम के अंदर बैठे हैं, ना उसका एटमॉस्फेयर का पता चल सका, ना उसके फीलिंग का कि आप कैसा फील कर रहे हैं, हमें कुछ अपीयरेंस का भी नहीं पता चल सका। तो ये चीजें जो है वो अगर होंगी तो हमें पता चलेगा। आपने डिस्क्रिप्टिव में शेप एंड साइज की बात करनी है, आपने एटमॉस्फेयर की बात करनी है, आपने फीलिंग की बात करनी है, आपने अपीयरेंस की बात करनी है। यही तो डिस्क्रिप्टिव है, यही तो डिस्क्रिप्शन है। उस जगह की डिस्क्रिप्शन देना जो है वो आपने बताया। आई एम सिटिंग कंफर्टेबली ऑन अ बेड, आई एम सिटिंग, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास फ्रॉम द सेशन। ठीक है, कंफर्टेबल बेड से हमें जो है पिक्चर समझ में आई है। कुछ और जी, वी आर वेटिंग फॉर द लाइंस एंड लेट्स सी कि कौन सबसे अच्छी जो है वो लाइन लिखता है। डॉक्टर साहब वेरी गुड, आपने अच्छा लिखा। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेबल, डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही, आप दोबारा ट्राई करें, इससे एक और अच्छी ट्राई करें। देखिए जिस तरह से जो है आप बता सकते हैं, आई एम सिटिंग इन माय, इन्होंने लिखा लाइब्रेरी रूम दैट कंटेन्स 3 shelves of books, lamp and table are arranged for reading। ठीक है। अच्छा, अगर खुबैब इसको लिखते हैं ना, आई एम सिटिंग इन अ वंडरफुल लाइब्रेरी हैविंग बुक्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। समझ में आ रही है बात मेरी? ये खुबैब वाली एग्जांपल को देखिएगा। आई एम सिटिंग इन अ वंडरफुल लाइब्रेरी हैविंग बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। कोई पिक्चर जहन में आई? कोई पिक्चर जहन में आती है जब मैं ये बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ? ठीक है। एवरी बुक इज जस्ट लाइक द जेंटल टच ऑफ विंटर्स फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट। सो कुछ इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो आपने जो जगह के बारे में बताया, हम ना इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक किसी ने जो है वो उस मर्जी का बताया नहीं है। एक हम ना एग्जांपल लेते हैं, नाइग्रा फॉल्स के ऊपर हम बात करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं। आप प्लीज इसको एक बार रीडिंग दीजिएगा जी। अब इसको आपने ध्यान से सुनना है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से दी जाती है। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी पे जाना है और हमने एडजेक्टिव्स को इंसर्कल करना है। जी प्लीज मानो। Yes, sir. Niagara Falls, a popular destination for thousands of visitors each year, is a beautiful place. When you stand at the edge and look down at the 188 feet of white waterfalls, you feel amazed at the power of nature. The tree-lined river that leads into the fall of is fast moving, pouring over the edge of the falls and crashing to the bottom in a loud roar. If you want to experience the falls close up, go for a boat ride. You will come near enough to look up at the roaring streams of water flowing over the edge and feel the cool mist that rises as the water hits the rocks below. Seeing Niagara Falls is an uncomfortable experience, unforgettable experience. अनफॉरगेटेबल। ओके फाइन। अच्छा, नाइगेरा फॉल्स ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स ईच ईयर। अब जरा इस लाइन को देखिएगा, नाइगेरा फॉल्स ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर विजिटर्स ईच ईयर। ये मैंने थाउजेंड जो है वो निकाल दिया। क्या पिक्चर में कुछ फर्क पड़ा? जो पिक्चर जहन में आ रही है, नाइगेरा फॉल्स पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर विजिटर्स ईच ईयर, इज देयर एनी डिफरेंस? वो जो पिक्चर जहन में बनी उसमें फर्क पड़ा? कुछ फील किया कि देयर इज अ डिफरेंस? अगर हम यहाँ पे जो है वो जब थाउजेंड्स ऐड करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो पिक्चर बदल जाती है। अच्छा, इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने ब्यूटीफुल को रिमूव कर दिया, क्या कोई डिफरेंस हुआ? इज अ प्लेस, इज अ प्लेस मैंने रिमूव कर दिया। समझ रहे हैं क्यों जरूरी है? when you stand at the edge and look down at 188 feet of white waterfall, तो मैंने white को रिमूव कर दिया। अच्छा, ये बताइए, जब मैं किसी भी वर्ड को रिमूव करता हूँ, आपके माइंड से भी वो वर्ड रिमूव होता है? एक पिक्चर सामने आती है, वो पिक्चर जो है वो रिमूव हो जाती है माइंड से। अब आगे देखिएगा। अच्छा जी, यू फील अमेज्ड एट द पावरफुल पावर ऑफ नेचर। अच्छा, मैं यहाँ पे अमेज को कर देता हूँ, यू फील द पावर ऑफ नेचर, यू फील द पावर ऑफ नेचर। क्या वो इमेज खत्म हो गया? द ट्री लाइंड रिवर्स, अब ये जो द ट्री लाइंड रिवर जो है, मैंने द रिवर, अब मैंने रिवर कर दिया, दैट लीड्स इनटू द फॉल्स इज फास्ट मूविंग। अब यहाँ पे जो है वो मैंने फास्ट को रिमूव कर दिया, इज मूविंग।
अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें से मैंने सिर्फ एडजेक्टिव्स को निकाला है। एडजेक्टिव्स को जैसे निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन गुम हो जाती है। हमें जब भी किसी इंग्लिश एस्से में बात करनी होती है प्लेस की, इवेंट की, इन डिटेल्स को हमें बताना होता है, हमें एडजेक्टिव्स का यूज करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। क्या आप में से जो है वो, मैंने कुछ जो है वो बताए हैं। यहाँ पे मुझे बताइएगा, नाइग्रा फॉल्स से लेके फास्ट मूविंग तक, ये जो पहले वाला आपके पास छोटा सा पैराग्राफ है, कितने जो है वो आप इसके अंदर एडजेक्टिव देख पा रहे हैं? कितने एडजेक्टिव हैं जी? अच्छा जी, आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, ये पहली लाइन में बताएं कि कितने एडजेक्टिव है नाइग्रा फॉल्स से लेके प्लेस तक, कितने एडजेक्टिव हैं? वो एडजेक्टिव लिखिए जरा, कौन कौन से हैं। पहले एडजेक्टिव बताइए इसमें कौन सा। नाइग्रा फॉल्स, वेरी गुड खुबैब, पॉपुलर जो है वो पहला है। आगे जी, अगला एडजेक्टिव क्या है जी इसके अंदर? ब्यूटीफुल जो है वो इसके अंदर एडजेक्टिव है। एक लाइन में आपको पता चला, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की हर लाइन के अंदर कम से कम आपको दो जो हैं वो एडजेक्टिव को पुट करना है, कम से कम। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं, एक भी आ सकता है बाय द वे, लेकिन अच्छी लाइन के लिए। When you stand at the edge and look down, अगली लाइन में बताइए कहाँ पे है जी आपके पास जो है वो। यहाँ पे मुझे बताइए, व्हेन यू स्टैंड डाउन से लेके नेचर तक जो है वो कहाँ पे है एडजेक्टिव आपके पास? एडजेक्टिव कहाँ पे है जी? वाइट, एक्सलेंट, वाइट। व्हाट इज योर नेम? वीवो V2111, व्हाट इज योर नेम? वाइट है जी यहाँ पे। ओके जी, द ट्री लाइन रिवर, यहाँ पे बताइए मुझे। और अमेज्ड भी है जी, यू फील अमेज्ड। अच्छा जी, द ट्री लाइन रिवर से बताइए। ओके ग्रेट। द ट्री लाइन रिवर, इसमें जो है वो बताइए कहाँ पे है? थ्री लाइन है आपके पास वाला। सो डिस्क्रिप्शन जो है आपके पास, वो इस तरह से होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हो जाएगी। अब आपके पास जो है वो एक क्लियर पिक्चर आ चुकी है, जिसमें आपको पता चल चुका है कि किस तरह से आपने डिस्क्राइब करना है। पहला टूल जो आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यूज करना है, वो आपके पास एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद आप एक और टूल के ऊपर जाएंगे, और वो टूल आपके पास होगा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होती क्या है? प्रपोजिशन देखिए, अगर मैं ये कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, आपको समझ में आई कि किताब मेज के ऊपर है या नीचे है? मुझे बताइएगा, अगर मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, किताब ऊपर है या नीचे है? प्रपोजिशन ने आपको ये बताया कि किताब जो है वो ऊपर है। कोई भी चीज किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है, वो आपके पास प्रपोजिशंस बताती है। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। अच्छा, अब वो कहता है कि डिस्क्रिप्शन में आप प्रपोजिशन का इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ऑन टॉप ऑफ, बिलो, ये सारे का सारा यूज कर सकते हो। अब हम जो है वो इसमें से प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रपोजिशंस को क्या आपको पता है? एक पैसेज है, हम इस पैसेज में से देखेंगे, कहता है कि एक पैराग्राफ है जो किसी की फेवरेट प्लेस के बारे में बात कर रहा है। क्या आप इस काबिल हैं कि इसमें से प्रपोजिशंस को बता सकें? चलिए हम उनको जो है वो हाईलाइट करते हैं। पहले में मुझे बताइएगा, माय फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स इज अ स्मॉल कैफे डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम वेयर आई लिव। यहाँ पे प्रपोजिशन कहाँ पे है जी? पहली लाइन में प्रपोजिशन कहाँ पे है जी? माय फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स इज अ स्मॉल कैफे डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, सो हमारे पास डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम जो है वो, ये प्रपोजिशन आ जाएगा। डाउन जो है वो प्रपोजिशन है। अच्छा जी, द कैफे इज ऑन ए स्मॉल साइड स्ट्रीट as soon as you see it। जी, the cafe is on a small side street and as soon as you see it। अब बताइए। ग्रेट हो गया जी, the cafe is on जो है वो preposition हो गया। इसके बाद जो है वो, इसके बाद बताइएगा। ओके ग्रेट हो गया। You feel like going in, you feel like going in, is there any preposition in? You feel like going in, in यहाँ पे preposition है। आगे देखिएगा, देयर आर थ्री विंडोज ऑन ईदर साइड ऑफ द डोर एंड ईच विंडो हैज अ स्मॉल विंडो बॉक्स विद ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। अब यहाँ पे बताइएगा, देयर आर थ्री विंडोज ऑन ईदर साइड ऑफ द डोर एंड ईच विंडो हैज अ स्मॉल विंडो बॉक्स विद ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। सो जी,
ऑन द ईदर साइड ऑफ, यस, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ये हमारे पास प्रपोजिशन है। इस सारी की सारी गुफ्तगू से मैंने आपको समझाना ये चाहा कि पहले आपने जो है वो यूज करना है इफेक्टिवली जिस चीज का, वो आपके पास होगा, आपकी एडजेक्टिव्स का यूज होगा। दूसरे नंबर पे जो आपने इस्तेमाल करना है वो आपके पास प्रपोजिशन का इफेक्टिव यूज होगा। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद होगा आपको कि जब हमने जो है ये एक असाइनमेंट दूसरी है आपके लिए, अब आप जो है जिस जगह पे अभी हैं, आपने एडजेक्टिव्स को यूज करना है और प्रपोजिशन को यूज करना है। ये आप मुकम्मल करेंगे बाद में लेटर ऑन जो है, और 6 सेंटेंसेस जो है वो लिखेंगे। 6 सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप बताएंगे जिस जगह पे आप हैं, ये जगह जो है वो इसको डिस्क्राइब करेंगे। लाइक आई एम सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, दिस लाइब्रेरी इज डाउन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। अगर हमें किसी पर्सनालिटी के बारे में बात करना पड़ता है, किसी करेक्टर को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम सेशन को दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि हम करेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सो जी, ज्वाइन द सेशन अगेन फ्रॉम द सेम लिंक, यहीं से आगे चलते हैं।